किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री संजय कुमार अग्रवाल, जो कि एक जाने माने वित्तीय सलाहकार हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा, किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता क्यों है ज़रूरी। अग्रवाल साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। मैं अपने आप को आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से आपके सभी किसान भाइयों श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। जी, अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये वित्तीय साक्षरता क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। वित्तीय साक्षरता का मतलब हम अपने भविष्य को लेकर के जितने भी बचत के सूत्र हैं, क्या हम उसके बारे में जानते हैं? क्योंकि जब हम लोग बचत हमारे समाज के अंदर एक बेसिक गुण है, मूलभूत गुण के रूप में जब बचत हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग केवल बचत के माध्यम से पैसा इकट्ठे करने वाले लोग रह जाते हैं। हम लोग निवेश के गुर नहीं जानते कि कहाँ पैसा निवेश करके हमारा जो पैसा है वो पैसा बना सकता है। और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि समृद्धशाली होने का गुण केवल निवेश के माध्यम से ही है। आप समृद्धशाली हो सकते हैं, केवल निवेश करके ही आप समृद्धशाली हो सकते हैं। तो कौन कौन से माध्यम हैं, उन सब के बारे में जानकारी होना वित्तीय साक्षरता है। जी, यदि हम निवेशक की बात करें, निवेशक कौन है, क्या है निवेशक और उसका क्या महत्व है। बहुत सुंदर प्रश्न। अब निवेशक, आप कल्पना कीजिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, इन सब में कोई व्यक्ति अपना पैसा ना लगाए तो क्या ये वित्तीय बाजार अस्तित्व में होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके अस्तित्व में होने का कारण क्या है? निवेशक, आम व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी बचत को इनके पास रखता है, वित्तीय बाजार को चलाता है, वही निवेशक है। और उसकी इच्छा होती है कि वो अपने निवेश में से कुछ ना कुछ उसको मिले, जिससे वो अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो इसलिए निवेशक जो है वित्तीय बाजार की रीढ़ है, महत्वपूर्ण है। बिना निवेशक के कोई भी वित्तीय बाजार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जी, अब बात करते हैं कि जो मुद्रास्फीति है, उससे निवेशक कैसे जुड़ा है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, तमाम चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में निवेशक की क्या स्थिति रहती है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हमारे निवेश करने का कारण ही मुद्रास्फीति की दर है। अब मैं एक प्रश्न श्रोताओं को पूछता हूँ कि फर्ज करो कि मुद्रास्फीति की दर 7% है और आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 4% के हिसाब से मिल रहा है, तो क्या आप लाभ की स्थिति में हैं या घाटे की स्थिति में हैं? तो सभी का उत्तर यही होगा कि हम घाटे की स्थिति में हैं। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आज मेरे पास कोई मुझे वस्तु आज 100 रुपये की मिल रही है, तो 7% मुद्रास्फीति की दर से 1 साल के बाद मुझे वो 107 रुपये की मिलेगी। और मैंने अपने 100 रुपये को निवेश किया है और मुझे 4% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो मेरे 100 रुपये का मूल्य 1 साल के बाद 104 रुपये होगा। तो अगर 1 साल के बाद मैं उस वस्तु को खरीदना चाहता हूँ तो 3 रुपये मुझे अपनी पॉकेट से मिलाने पड़ेंगे। वो 3 रुपये मेरा घाटा है। तो मुद्रास्फीति की दर हमारे निवेश के ऊपर जो हमें मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है या जो हमें लाभ मिल रहा है, वो मुद्रास्फीति से कम है या ज़्यादा है, इसका आकलन करना एक निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोग केवल महंगाई बढ़ने की बात करके अपने आप को खुश नहीं रख सकते। वो मुद्रास्फीति से हम कैसे जुड़े हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मुद्रास्फीति आपके निवेश का बेंचमार्क है। आप हर 3 महीने पर या 3 महीने पर नहीं कर सकते तो मेरे किसान भाई कम से कम हर 6 माह पर अपने निवेश के ऊपर जो उनको रिटर्न मिल रहा है और मुद्रास्फीति की दर के साथ उसे कंपेयर करें और पता लगाएं कि वो लाभ की स्थिति में है या घाटे की स्थिति में। यही वित्तीय साक्षरता का मूल मंत्र भी है। जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे किसान साथियों को समझाया कि किस तरह से मुद्रास्फीति से एक निवेशक सीधे सीधे जुड़ा है। वित्तीय लक्ष्य क्या है और कैसे तय किया जाता है? बिल्कुल, देखिए भारती जी, हमारे जीवन में कुछ पड़ाव होते हैं। अब एक बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसका घर बसेगा, घर के बाद बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन है, वो अपना घर बनाना चाहेगा। तो ये हमारे हर किसी के जीवन के पड़ाव होते हैं और उन पड़ाव के लिए
हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। किसी की शादी होनी है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, घूमने जाना है, और वो पैसा हमारा 1-2 महीने की सैलरी से या कभी फसल कटी उससे हम लोग वो अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमें साल दर साल, महीने दर महीने, दिन प्रतिदिन रूप से बचत करनी पड़ती है और उस बचत को निवेश करना पड़ता है, और कितने समय में वो वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग बचत करते हैं तो वो हमारे वित्तीय लक्ष्य हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रसिद्ध मूवी है उसका जिक्र करना चाहूँगा। उस मूवी के अंदर एक्टर जो है भगवान के सामने 3 गुल्लक रखता है। पहली गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए, तीसरी गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए। तो ये 3 गुल्लक क्या हैं? ये 3 गुल्लक उसके वित्तीय लक्ष्य हैं, और ये वित्तीय लक्ष्य उसने लिख करके रखे हैं, और यही वित्तीय लक्ष्य उसे प्रेरित करते हैं कमाने के लिए, और वो शाम को उसमें पैसे डालता है। तो ये वित्तीय लक्ष्य, इस तरह से आप हर व्यक्ति के अपने अपने वित्तीय लक्ष्य होते हैं, और वो अपनी ज़रूरतें, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो वो लिख लेता है वही उसके वित्तीय लक्ष्य हैं। जी। अब बात करते हैं कि किसान किस तरह से अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। बहुत सुंदर। अगर मेरे किसान भाइयों, क्योंकि हमारी आमदनी सीमित है और जो हमारी इनकम है, जो भी हम लोग कमाते हैं, जनरली हम लोग लोन लेकर के अपना फसल बोते हैं, खाद बीज का इंतज़ाम करते हैं। तो जो हमारा एक इनकम का अच्छा खासा पोर्शन है वो हमारा लोन को चुकाने में चला जाता है। उसके बाद हमारे जीवन के कुछ रिस्क होते हैं। जैसे जीवन का एक रिस्क है कि भाई जो घर का कमाने वाला है, अगर उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाए तो वो कैसे उसको पूरा करेगा। तो भारत सरकार ने इसके लिए 2 योजनाएं चला रखी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसके माध्यम से आपको 2-2 लाख रुपए का बीमा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए विश्व में सबसे कम प्रीमियम देकर के आप दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में किसी भी कारण से मृत्यु हो तो बेनिफिशियरी को, उसके परिवार को 2 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है। तो ये दोनों योजनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन के साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं उनको आप लोग पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका किसान सम्मान निधि के अंदर हम लोग आगे जा कर के अपना आपको पैसा मिलता है। श्रम योगी मानधन योजना है, जिसके माध्यम से आप अपना श्रम कार्ड बनवा करके उसमें आधा पैसा आप देते हैं, आधा पैसा सरकार देती है। इसके अलावा जो और वित्तीय योजनाओं की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप अपना सेविंग अकाउंट के साथ साथ एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, और पीपीएफ के माध्यम से आप अपनी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरत है, जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय के लिए आप एक अच्छी पूंजी पीपीएफ अकाउंट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना का लाभ आप लोग ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 40 साल की उम्र का बीच का है वो अपना खाता खुलवा सकता है, और उसमें आपको गारंटेड पेंशन मिलती है। जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो उसके माध्यम से आपको गारंटेड पेंशन मिलती है। 1,000 रुपये पेंशन के लिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अपना अकाउंट खुलवाता है तो 40 रुपये प्रति माह जमा करके वो अपने आप के लिए 1 लाख रुपए की गारंटेड पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो इतनी सारी जानकारी आपने किसान साथियों को बताई और ये निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। कई किसान साथी इस बारे में जानकारी भी रखते हैं। अग्रवाल साहब, इस समय सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो लेन देन भी डिजिटल हो गया है, तो किसान साथियों से किस तरह से आप बताएंगे कि वो उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें, डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो भी संसाधन है उनका सही ढंग से इस्तेमाल करें ताकि वो धोखाधड़ी से बच सकें? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। डिजिटल हम लोग हो गए हैं, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ जो हमारी मनोवृत्ति है वो डिजिटल नहीं हुई है। अब आजकल आप देखते होंगे कि जब आपको पहले एसएमएस मिलते थे वो खाली काले रंग के होते थे। अब जो एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आपको मिलते हैं उसमें काले रंग के और नीले रंग के मैसेज अक्सर आपको दिखाई देते हैं। तो नीले रंग का क्या मतलब है? नीले रंग का मतलब ये है कि वो एक्टिव लिंक है। जैसे ही आप उनको टच करते हैं तो वो आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। कई बार ये कन्फर्मेशन लिंक होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के ड्वेल कलर करेक्टर आपको मिल रहे हैं या आपको इस तरह के दोहरे रंगों के अंदर अक्षर नज़र आ रहे हैं तो नीले कलर के अक्षरों को छूने से पहले
आप पहले पूरा मैसेज पढ़ लें, जिससे आप अपने आप को सुनिश्चित करें कि वो मैसेज ठीक है, तभी आप उसको छुएं। अगर आप ऐसे बीच में छुएंगे तो हो सकता है कि वो कहीं आपके अकाउंट से खाते से पैसे निकल जाए। और क्यूआर कोड आप लोग जानते होंगे कि जो क्यू की शेप के अंदर आप कहीं पे गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, तो वहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको नज़र आता है। वो क्यूआर कोड क्या है? वो पेमेंट लिंक होता है। तो कई बार व्हाट्सएप के मैसेज से कुछ लोग आपको क्यूआर कोड भेजते हैं, तो क्यूआर कोड देखते ही आप समझ जाइए कि वो पेमेंट का लिंक है, उसको आप कभी भी क्लिक ना करें। अगर आपने उसको जनरेट नहीं किया तो आप उसे क्लिक ना करें। और आजकल बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, कई बार आपको फ़ोन कॉल आती हैं, आपसे ओटीपी मांगा जाता है, तो किसी भी सूरत में आप ओटीपी शेयर ना करें। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक लड़की आपको फ़ोन करती है, वो फ़ोन करके बताएगी कि अंकल मैं अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रही थी और मेरे और आपके मोबाइल नंबर लगभग सेम है, केवल एक डिजिट का अंतर है। गलती से मैंने आपका मोबाइल नंबर अपने एग्ज़ाम फॉर्म में डाल दिया है और आज अंतिम तारीख है, आप ओटीपी आपके पास आएगा। अगर आप मुझे ओटीपी बता देंगे तो मेरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आप उसने पूरे कम्युनिकेशन में कहीं आपके खाते की बात नहीं करी, कहीं कुछ पैसे ट्रांसफ़र की बात नहीं करी, लेकिन आप इमोशनल होकर के ओटीपी शेयर करते हैं और आपका खाता खाली हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी प्रलोभन आपके पास आए जिसमें आपको ओटीपी मांगा जा रहा हो, तो ओटीपी देने से पहले आप लोग 10 बार सोचें। और कई बार आपका मोबाइल जो है अगर 24 घंटे से ज़्यादा डीएक्टिवेट हो गया है, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे हैं, आप कहीं कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप अपने सब्सक्राइबर को फ़ोन करें। हो सकता है किसी ने आपके डुप्लीकेट सिम की रिक्वेस्ट रेज़ कर दी है, और अगर वो डुप्लीकेट सिम जो है 24 घंटे का समय होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कॉल रिसीविंग और कॉल ट्रांसफ़र जो है बैन कर दी जाती है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर कोई कॉल रिसीव नहीं हो रही है, ना आप कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप अपने सब्सक्राइबर को फ़ोन करके अपने ओरिजिनल सिम को एक्टिवेट कराइए, जिससे आपका डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट ना हो पाए। अगर गलती से आपका डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट हो गया तो सारे एसएमएस मैसेज उस सिम के ऊपर जाने लगेंगे और आपका खाता खाली हो सकता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों से? में तो अंतिम सोपान में भारत इस समय बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारा हर महीने का जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। अगर हम लोग टोल कलेक्शन की बात करें, एक साल के टोल कलेक्शन लगभग 55,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो ऐसे समय में जब भारत बढ़ रहा है और उस ग्रोथ स्टोरी में हम अपने आप को देखते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग निवेश करते हैं उतना आप लोग लाभान्वित होंगे। अपने भविष्य को उस ग्रोथ स्टोरी के साथ आप भी आगे लेकर के जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप बचत करते रहें, निवेश करते रहें और अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें, अपने आप को जागरूक जरूर रखें, क्योंकि बिना जागरूकता के ये जो हमारा निवेश है ये तीसरा बच्चा है। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, तो तीसरा बच्चा कभी फ्लॉप नहीं होता है, तीसरा बच्चा ही आपको लेकर आगे लेकर के जाता है। तो इसकी केयर भी उसी तरह से करें जैसे आपने 2 बच्चों की केयर करी है। तो संजय कुमार अग्रवाल जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों से साझा की कि वित्तीय साक्षरता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और एक निवेशक की क्या भूमिका, उसका क्या महत्व है और किस तरह से हम अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उनको पा भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।